हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग? कैसे चल रही सबकी पढ़ाई? एकदम बढ़िया, एकदम मजेदार। तो माय नेम इज संजीव पांडे और स्वागत है आपका अपने प्यारे से चैनल में, खूबसूरत से चैनल में, जेआर कॉलेज में, जो कि पार्ट है जेआर ट्यूटोरियल का। तो जैसा कि आपको पता है, वी हैव स्टार्टेड द टॉपिक दैट इज अल्टरनेटिंग सर्किट्स। अल्टरनेटिंग सर्किट्स में ऑलरेडी हम लोग ने लेक्चर 1 अपलोड कर दिया, जहां पे हम लोग ने डिस्कस किया था, तुम्हारा इंट्रोडक्शन थोड़ा बहुत बेसिक डिस्कस कर लिया था, थोड़ा बहुत तुमने जो 10th में पढ़ा था उसको रिकॉल किया था, और बाद में हम लोग ने भाई दो वैल्यूज देखे थे, एवरेज वैल्यू देखे थे और आरएमएस वैल्यू देखे थे। अगर तुमको याद होगा तो हम लोग ने क्या देखा था? हम लोग ने एवरेज वैल्यू देखा था भाई। आई एवरेज का जो वैल्यू था, वो आई एवरेज का वैल्यू होता दैट इज 0.637 आई नॉट, वेयर आई नॉट इज नथिंग बट अ पिक वैल्यू। एंड जो ई एवरेज का वैल्यू था दैट इज 0.637 ई नॉट, वेयर 0.637 ई नॉट इज द ईएमएफ का पिक वैल्यू। अब याद रखना, जो चीज आई के लिए ट्रू है वो चीज ईएमएफ के लिए भी ट्रू है, जो चीज ईएमएफ के लिए ट्रू है वो आई के लिए ट्रू है, इन टर्म्स ऑफ वैल्यूज, एवरेज वैल्यूज और आरएमएस वैल्यूज। और भाई अगर हम लोग आरएमएस वैल्यू देखने जाए तो आरएमएस वैल्यू क्या था? दैट इज आई आरएमएस इज इक्वल्स टू आई नॉट डिवाइड बाय रूट 2 और ई आरएमएस इज इक्वल्स टू ई नॉट डिवाइड बाय रूट 2। और अगर मैं 1 बाय रूट 2 को लिखना चाहूं तो हम लोग लिख सकते हैं 0.707। यस और नो? तो ये दो वैल्यू हम लोग ने देख लिया था यहां पे। क्लियर बात में आ गई? अब हम लोग क्या बात करेंगे? अब हम लोग बात करेंगे अलग अलग सर्किट में कैसा बिहेवियर होता है। जैसे अगर मान लो कि अगर मैं रजिस्टर को एसी सोर्स के साथ या एसी सप्लाई के साथ लगा देता हूं तो उसका बिहेवियर कैसे होगा। अगर मान लो कि हम लोग उसको अगर इसके साथ लगा देते हैं, इंडक्टर को लगा देते हैं एसी सर्किट के साथ, तो उसका क्या बिहेवियर होगा। अगर मान लो हम लोग कैपेसिटर को लगा देते हैं एसी सर्किट के साथ तो उसका क्या बिहेवियर होगा। ये सारा हम लोग यहां पे देखने वाले। अगर मान लो तीनों को हम लोग ने लगा दिया, दैट इज कॉल्ड एलसीआर सर्किट। एल बोले इंडक्टर, कैपेसिटर और रजिस्टर, तीनों को लगा दिया तो कैसा बिहेवियर होगा, वो सारा चीज हम लोग को यहां पे डिस्कस करना है। ओके, और इसके अंदर से क्वेश्चन बहुत बैठते हैं, याद रखना। मैं तुमको बता रहा हूं, कुछ डेफिनेशंस डायरेक्टली 3-3 मार्क के लिए आ जाता है इस चैप्टर के अंदर से। चलो, सो लेट अस स्टार्ट। तो सबसे पहले रजिस्टर सर्किट देख लेते हैं। तो अगर हम देखने जाए तो रजिस्टर सर्किट क्या है, तो एक सिंपल सा रेजिस्टेंस ले लो, एक रजिस्टर ले लो और उसको एसी सप्लाई के साथ लगा दो। तो ये तुम्हारा सिंबल होता है एसी सप्लाई का, दिस इज योर एसी सप्लाई। ओके, तो यहां पे हम कंसीडर करते हैं, कंसीडर रजिस्टर कंसीडर अ रजिस्टर is connected consider a resistor is connected with AC supply. Consider a resistor is connected with AC supply of EMF. तो वो जो इंस्टेंटेनियस EMF है वो है दैट इज E इज इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। बराबर, हमको पता है कि भाई मेरा जो EMF होगा वो ई नॉट साइन ओमेगा टी होगा। और मान लो कि यहाँ पे जो रेजिस्टर का जो रेजिस्टेंस है दैट इज गिवन बाय आर। ओके, अब इसके अंदर करंट कैसा बिहेव करेगा वो हम देखते हैं। इसके अंदर करंट कैसा बिहेव करेगा वो हम देखते हैं। तो हम यूज करेंगे बेसिक प्रिंसिपल इसका, किसका? ओम्स का। ओम्स की कहानी हमको पता है भाई। ओम्स ने क्या बोला है? ओम्स ने बोला है कि अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ, क्या मैं बोल सकता हूं बाय ओम्स लॉ, ओम्स ने क्या बोला था? दैट इज V इज इक्वल्स टू आई आर, है ना? तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल्स टू आई आर। बट जैसा कि मैंने तुमको बताया, यहाँ पे जो EMF है, जो पोटेंशियल है, जो वोल्टेज है, उसको V से ना रिप्रेजेंट करके हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? हम E से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा E इज इक्वल्स टू आई आर, है ना? तो यहाँ से I क्या मिलेगा हमको? I मिलेगा दैट इज E बाय आर। बराबर, दैट इज E बाय आर। एंड व्हाट इज E? E कैन बी रिटन एज E नॉट साइन ओमेगा टी। तो यहाँ पे अगर मैं E लिख दूं, दैट इज I इज इक्वल्स टू E नॉट साइन ओमेगा टी बाय आर, है ना? बराबर, ओके। अब देखो, जरा ध्यान से देखो, समझने की कोशिश करो भाई। I कैन बी रिटन एज E बाय आर, तो कैन आई से दैट E नॉट बाय आर कैन बी रिटन एज I नॉट? यस और नो? यहां पे हम लोग बोल सकते हैं हियर E नॉट बाय आर कैन बी रिटन एज I नॉट, है ना भाई? E नॉट देखो ना, I कैन बी रिटन एज E बाय आर, तो I नॉट कैन बी रिटन एज E नॉट बाय आर। मतलब कहीं ना कहीं ये E नॉट बाय आर के जगह हम लोग I नॉट पुट कर सकते हैं। तो देयरफॉर I इज इक्वल्स टू I नॉट साइन ओमेगा टी।
मतलब अगर हम लोग यहाँ पे देखने जाएं तो यहाँ पे तुम्हारा जो करंट है वो सेम बिहेवियर करेगा जैसा वो डीसी में करता है और जैसा वो एसी में करता है। मतलब तुम्हारा जो रेजिस्टर है उस रेजिस्टर का सेम बिहेवियर एसी में होगा और सेम बिहेवियर डीसी में भी होगा, कोई उसके अंदर फर्क नहीं आएगा। इसके अंदर करंट में कोई भी चेंजेस नहीं आया। भाई तुम्हारा ईएमएफ कितना है, ईएमएफ है E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। करंट कितना आया, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो हम लोग बोल सकते हैं कि behavior of resistor in AC as well as DC is same। समझा, बिहेवियर ऑफ रेजिस्टर इन एसी एज वेल एज डीसी इज सेम। मतलब दोनों का जो बिहेवियर होगा वो क्या होगा, सेम होगा। ओके, मतलब रेजिस्टर डीसी में जैसा बिहेव कर रहा था वैसे ही बिहेव वो एसी में भी करेगा, कोई चेंजेस नहीं है उसके बिहेवियर में। क्लियर, बात समझ में आ गई, हाँ या ना, हाँ या ना, कहानी समझ में आ गई। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है ना दो डायग्राम, यहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है तुम्हारा फेजर डायग्राम और इंपॉर्टेंट होता है तुम्हारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन या फिर ग्राफ डायग्राम बोल लो। तो यहाँ पे पहले हम लोग ग्राफ डायग्राम समझने की कोशिश करते हैं, फिर हम लोग फेजर डायग्राम समझने की कोशिश करेंगे। एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो सबसे पहले ग्राफ डायग्राम समझने की कोशिश करते हैं। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, तो अगर तुमको कहीं पे आता है कि भाई एक्सप्लेन द रेजिस्टेंस बिहेवियर विथ एसी या फिर एक्सप्लेन द एसी सर्किट विच इज कनेक्टेड विथ अ रेजिस्टर, तो ये सारे एक्सप्लेनेशन तुम लोग वहां पे लिख सकते हो। ओके, तो तुमको समझ में आ जाएगा। अब ग्राफ कैसे बनेगा उसका देखो जरा। तो अगर हम देखने जाएं तो बेसिकली मान लो ये मेरा y एक्सिस है और मान लो यहाँ पे ये x एक्सिस है। इतना तो हमको समझ में आ गया कि भाई जो ईएमएफ है और जो I है ये दोनों के दोनों साइन ग्राफ फॉलो करेंगे, दोनों के दोनों साइन ग्राफ फॉलो करेंगे। मतलब मैं बोल सकता हूं कि यहाँ पे ये जो कर्व है दिस इज फॉर ईएमएफ, दिस इज फॉर ईएमएफ, ये तुम्हारा ईएमएफ हो गया, ये और नो। ओके, अगर हम लोग देखने जाए तो ये ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है तुम्हारा ईएमएफ। मतलब दिस इज द वैल्यू ऑफ E इज इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, बराबर। ये क्या बता रहा है, E इज इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी बता रहा है। अब तुम्हारा I भी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, साइन का ही ग्राफ यूज कर रहा है। बट यहाँ पे अगर तुम एम्पलीट्यूड देखोगे ना तो एम्पलीट्यूड थोड़ा सा छोटा आएगा। क्यों छोटा आएगा, बिकॉज आई नॉट इज ई नॉट डिवाइड बाय आर, मतलब ई नॉट से आर को डिवाइड किया जा रहा है, तो मतलब उसका वैल्यू कहीं ना कहीं आई नॉट का वैल्यू थोड़ा सा छोटा आएगा। किससे, ई नॉट से, बिकॉज आई नॉट इज समथिंग डिवाइड बाय ई नॉट। लाइक तुम ऐसा बोल सकते हो ना, ई नॉट इज अ मल्टीपल ऑफ आई नॉट इंटू आर। मतलब जब तुम आई नॉट में कुछ मल्टीप्लाई करोगे तब वो ई नॉट के बराबर होगा। तो इसका मतलब आई नॉट कहीं ना कहीं थोड़ा सा छोटा वैल्यू है, कहीं ना कहीं से क्या है, छोटा वैल्यू है। मतलब जब तुम ई नॉट को आर से डिवाइड करोगे तब तुमको आई नॉट मिलेगा, तो ये छोटा वैल्यू है। तो इसके लिए इसका जो ग्राफ रहेगा वो थोड़ा सा उसका एम्पलीट्यूड छोटा कर देना। ओके, और चाहिए तो उसको डॉटेड रिप्रेजेंट कर देना। दोनों साइन वेव ही रहेंगे, साइन कर्व, ऐसा नहीं कि भाई इसको अलग कर्व बना देना, इसको साइन कर्व ही बनाना, बट इसका जो एम्पलीट्यूड रहेगा वो थोड़ा सा छोटा रहेगा। मतलब कहीं ना कहीं मैं बोल सकता हूं कि ये जो पार्ट है, दिस पार्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय, ये जो पार्ट है, ये पूरा का पूरा जो पार्ट है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय ई नॉट, और ये जो पार्ट है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय आई नॉट। ओके, यहां पे मैं बोल सकता हूं, यहां पे मेरे पास वैल्यू है आई नॉट और यहां पे मेरे पास वैल्यू है ई नॉट। तो देखो आई नॉट थोड़ा सा छोटा है, दिख रहा है, आई नॉट थोड़ा सा छोटा है और ई नॉट बड़ा है, बट दोनों के दोनों साइन कर्व है, दोनों के दोनों साइन कर्व है। मतलब ये वाला अगर मैं कर्व देखने जाऊं तो ये कर्व क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कर्व रिप्रेजेंट कर रहा है आई इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, बराबर। ओके, समझ में आया ग्राफ कैसे बनाना है। दोनों के दोनों ग्राफ को देखो भाई, दोनों के दोनों ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो दोनों के दोनों ग्राफ भाई मेरा ईएमएफ भी एज वेल एज मेरा करंट भी, दोनों के दोनों साइन वेव बना रहे हैं। तो दोनों के हम लोग ने साइन वेव बना दिया। सबसे पहले किसी एक को हम लोग ने डॉटेड रिप्रेजेंट कर दिया, क्यों, क्योंकि थोड़ा सा अलग दिखना चाहिए। और ऊपर वाला क्या है हमारा, बड़ा वाला वो ईएमएफ रिप्रेजेंट कर रहा है और छोटा वाला हमारा आई नॉट जो है वो करंट रिप्रेजेंट कर रहा है। कारण क्यों, इसको छोटा क्यों बनाया, क्योंकि अगर हम देखें ये रिलेशन से हमको समझ में आ रहा है कि भाई ई नॉट में अगर कुछ डिवाइड करोगे तब तुमको आई नॉट मिलेगा। मतलब कहीं ना कहीं आई नॉट की वैल्यू थोड़ी छोटी है, यस और नो। और इसका इक्वेशन क्या है, दैट इज
आई इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो इतना पूरा लिख दोगे तो तुमको यहाँ पे ओमेगा टी डाल देना, इट इज अ फंक्शन ऑफ ओमेगा टी, यस और नो। तो ओमेगा टी डाल दोगे तो यू विल गेट द ग्राफ। ओके, थोड़ा सा इसको इस तरफ कर देते हैं तो कंप्लीट ग्राफ दिखेगा मेरे ख्याल से। अभी दिख रहा है ग्राफ पूरा? ओके, अभी दिख रहा है, क्लियर। ऐसे ही हम लोग क्या बनाएंगे, ऐसे हम लोग फेजर डायग्राम बनाएंगे। तो व्हाट इज फेजर डायग्राम, देखो जरा। नेक्स्ट ऐसे हम लोग फेजर डायग्राम बनाएंगे। ओके, तो फेजर डायग्राम क्या करेंगे भाई, वहां पे भी हमको बस उसको इन टर्म्स ऑफ ग्राफ रिप्रेजेंट। अब ये कैसे हम लोग ने साइन के टर्म में रिप्रेजेंट किया ना, वहां पे एक्स और वाई एक्सिस के टर्म में हमको वहां पे रिप्रेजेंट करना पड़ता है। तो यहां पे मान लो कि तुम्हारा कुछ एंगल है ओमेगा टी, तो एक्सिस बना लेते हैं, ये एक एक्सिस हो गया और ये एक एक्सिस हो गया। अपने पास दो एक्सिस है यहाँ पे, अगर हम लोग देखने जाए, एक एक्स एक्सिस है और एक तुम्हारा वाई एक्सिस है। अब मेरे को बताना है यहाँ पे कि भाई तुम्हारा जो ईएमएफ है और जो करंट है वो कैसे बिहेव कर रहे हैं। तो अगर हम लोग देखने जाए तो ईएमएफ का जो एंगल है वो क्या है, ओमेगा टी। तो मैं बोल सकता हूँ फॉर ईएमएफ, मान लो ईएमएफ को ब्लू कलर से दिखा देते हैं, तो मान लो ये कहीं ना कहीं मेरा ईएमएफ हो गया, बराबर, ये कहीं ना कहीं ईएमएफ हो गया और ये कहीं ना कहीं उसका एंगल हो गया, दैट एंगल इज नथिंग बट ओमेगा टी, बराबर। ओके, और ये उसका पिक वैल्यू हो गया लेट्स से ई नॉट, ये उसका पिक वैल्यू हो गया लेट्स से ई नॉट। तो अगर मैं इसका कंपोनेंट देखूं तो ये साइड में इसका कंपोनेंट क्या ही आएगा, ये जो कंपोनेंट है ये कंपोनेंट क्या ही बनेगा, ये कंपोनेंट बनेगा। देखो इसके साथ तो थीटा अटैच है, तो जिसके साथ थीटा अटैच होता है दैट बिकम कॉस, और जिसके साथ थीटा अटैच नहीं है दैट बिकम साइन। तो इस साइड को मैं लिख सकता हूं दैट इज ई नॉट साइन ओमेगा टी विच इज इक्वल्स टू ई, हाँ या ना। तो यहां पे मैं बोल सकता हूं भाई ई जो है वो बराबर है ई नॉट साइन ओमेगा टी के, और उसको हम लोग ग्राफ के थ्रू भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। थोड़ा सा मुंडी टेढ़ा करना पड़ रहा है मेरे को, समझा। तो ई बराबर होगा ई नॉट साइन ओमेगा टी, मतलब ये उसका वैल्यू है, दैट इज योर ई इज इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। अब अगर हम लोग देखने जाएं तो भाई आई नॉट का भी देखो सेम फेज है, मतलब दोनों के बीच में कोई फेज डिफरेंस नहीं है। तो दोनों के बीच में फेज डिफरेंस नहीं मतलब वो भी उसी लाइन पे आएगा। तो लेट्स से इसको बना देते हैं डार्क ब्लू कलर से, तो ये हो जाएगा तुम्हारा यहां से यहां तक आई नॉट। बट ये चीज अपने को पता है कि भाई कहीं ना कहीं आई नॉट ई नॉट से क्या है, थोड़ा सा छोटा, तो यहां पे आ जाएगा आई नॉट, बराबर। और आई नॉट का अगर कंपोनेंट देखने जाऊं मैं यहां पे, अगर मैं आई नॉट का कंपोनेंट देखने जाऊं यहां पे, तो आई नॉट का कंपोनेंट क्या मिलेगा मेरे को, सेम इसी साइड वो कंपोनेंट देखने जाऊं तो दैट बिकम आई नॉट साइन ओमेगा टी, दैट बिकम आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो इसको थोड़ा सा पीछे करके यहां पे मैं लिख सकता हूं दैट इज आई नॉट साइन ओमेगा टी विच इज इक्वल्स टू आई, बराबर, हाँ है ना। ये किसके बराबर है, आई के बराबर है। तो इनडायरेक्टली अगर हम लोग देखने जाएं तो ये उसका फेजर डायग्राम है। ये क्या है, फेजर डायग्राम। मतलब इससे हमको क्या पता चलता है, इससे हमको पता चलता है कि भाई मेरा जो ईएमएफ है और जो करंट है वो क्या है, सेम फेज में है। तो हम बोल सकते हैं हियर द ईएमएफ as well as current are in same phase. Okay, here the current और EMF दोनों के दोनों सेम फेज पे हैं, इसलिए भाई दोनों के बीच में कोई भी देखो ना, इसके बीच में भी एंगल ओमेगा टी है, इसके बीच में भी एंगल ओमेगा टी है। बस फर्क ये है कि ई नॉट का जो वैल्यू है, जो पिक वैल्यू है, वो थोड़ा सा बड़ा, देखो ई नॉट थोड़ा सा बड़ा है, तो इसलिए यहाँ पे उसका जो वेक्टर है वो थोड़ा सा बड़ा आया है, और यहाँ पे जो आई नॉट है उसका जो वेक्टर है वो थोड़ा सा छोटा आया है। ओके, और यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पे जो करंट होता है ना वो वेक्टर क्वांटिटी होता है। अगर इसके पहले हम लोग कभी पढ़ेंगे ना तो करंट जनरली स्केलर क्वांटिटी में कंसीडर किया जाता है, बट ये जो अल्टरनेटिंग करंट है ना, ये अल्टरनेटिंग करंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसके पास डायरेक्शन है। तो यहाँ पे ईएमएफ भी तुम्हारा जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। जनरली हम पोटेंशियल को मानते हैं भाई पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी, ओके, बट यहाँ पे जो ईएमएफ है उसको पास भी डायरेक्शन है, तो उसको हम लोग वेक्टर कंसीडर करते हैं। तो ये तुम्हारा जो फेजर डायग्राम है वो उसका वेक्टर फॉर्म बताने के लिए, भाई कहाँ कहाँ क्या है, उनके बीच में एंगल कितना है, दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना है, तो वो चीज यहाँ पे सारा रिप्रेजेंट किया जाता है। क्लियर, बात समझ में आ गई एवरीवन, हाँ या ना।
चलो, तो हमने क्या किया, हमने देखा कि भाई रजिस्टर को अगर एसी सप्लाई के साथ लगाएंगे तो उसका क्या बिहेवियर निकलेगा। तो हम लोग ने दो कंक्लूजन पाया कि भाई अगर E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी है तो I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी रहेगा। मतलब भाई रजिस्टर सेम बिहेव करेगा एसी और डीसी में जैसा है। और अगर हम लोग देखने जाए तो दोनों के दोनों जो करंट है और वो जो ईएमएफ है दोनों के दोनों सेम फेज में रहेंगे। ये दो चीज अपने को पता चल गई, यस और नो। अब भाई अलग सर्किट देखते हैं। अब क्या करते हैं हम लोग, इंडक्टर सर्किट देखते हैं। मतलब जो इंडक्टर हम लोग ने पढ़ा था ईएमएफ में, हम लोग ने पढ़ा था ना, सोलेनॉइड इज आल्सो कॉल्ड एज इंडक्टर, और सोलेनॉइड ही एक इंडक्टर है। तो भाई हम लोग इंडक्टर को लगा के देखेंगे। तो मान लो कि ये तुम्हारा इंडक्टर है जिसके पास इंडक्टेंस है, मान लो ये तुम्हारा एसी सप्लाई है और यहां पे उसका इंडक्टेंस का वैल्यू L है। क्या है, इंडक्टेंस का वैल्यू L है। और ये तुम्हारा एसी सप्लाई है। क्या है, एसी सप्लाई। तो यहां पे भी हम कंसीडर कर सकते हैं, कंसीडर एन इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस कंसिडर अ इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस L जिसका वैल्यू है L इज कनेक्टेड विथ एसी सप्लाई। यहां पे हम लोग ने एसी सप्लाई के साथ उसको कनेक्ट कर दिया है। और जो ईएमएफ है एंड द ईएमएफ इज गिवन बाय जो ईएमएफ है उसका वैल्यू है दैट इज E इज इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। इसका वैल्यू क्या है, E इज इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। क्लियर, बात समझ आ गई। ये चीज तो अपने को पता है भाई, सेम चीज अपन चल रहे हैं। अब इसके अंदर करंट का बिहेवियर देखेंगे भाई, करंट कैसा है। ओके, तो यहां पे हम लोग कंसीडर करेंगे तुम्हारा लेंस लॉ। किसकी कहानी इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे, लेंस लॉ की कहानी इस्तेमाल करेंगे। तो हमको पता है भाई अकॉर्डिंग टू द लेंस लॉ, भाई जो कंडक्टर जो तुम्हारा ये होता है इंडक्टर होता है उसके अंदर जो ईएमएफ और आई का जो रिलेशन है वो कहीं ना कहीं सेम नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग लेंस लॉ की कहानी इस्तेमाल करेंगे। ओके भाई, हमको पता है कि जितना ईएमएफ इंड्यूस होगा उसके अंदर वो क्या करेगा, हमारे जो फ्लोइंग ईएमएफ है, मतलब जिस ईएमएफ के कारण की वजह से वो इंड्यूस ईएमएफ आ रहा था उस कारण को वो क्या करेगा, उस कारण को वो अपोज करेगा। यस और नो। तो यहाँ पे भी वही कहानी है कि मान लो कि भाई इसके अंदर जो ईएमएफ आ रहा है, ये जो ईएमएफ है वो ई है, तो इस ई की वजह से एक ई डैश बनेगा। यस और नो भाई, इस ई की वजह से क्या बनेगा, एक ई डैश बनेगा। एंड दैट ई डैश इज गिवन इज नथिंग बट अपोजिट टू दिस ई। यस और नो। तो मैं बोल सकता हूं देयरफॉर बाय लेंस लॉ ओके, the induced EMF is always oppose the cause EMF, है ना। हमेशा कॉज ईएमएफ, जिस कारण की वजह से इंड्यूस ईएमएफ आया है वो उस कारण को अपोज करेगा। तो इंड्यूस ईएमएफ क्या करेगा, कॉज ईएमएफ को अपोज करेगा। तो क्या मैं बोल सकता हूं, मान लो इंड्यूस ईएमएफ को मैं ई डैश ले लेता हूं, मान लो इंड्यूस ईएमएफ को मैं ई डैश ले लेता हूं, और मान लो ये वाला जो तुम्हारा ईएमएफ है उसको ई ले लेता हूं। तो यहां पे मैं बोल सकता हूं कि भाई जो तुम्हारा ई है वो बराबर होगा माइनस ऑफ ई डैश। यस और नो। हमको पता है कि भाई अपोज करेगा, तो अपोज करने के लिए हम लोग ने माइनस साइन दिया, दैट इज नेगेटिव साइन दिया। यस और नो। अब मुझे पता है, वी नो दैट ओके, अपने पास इंड्यूस ईएमएफ का एक फॉर्मूला है। द इंड्यूस्ड ईएमएफ इज गिवन बाय अपने पास एक फॉर्मूला है भाई, इंड्यूस्ड ईएमएफ इज गिवन बाय क्या है, तो E इज इक्वल्स टू माइनस एल डी आई बाई डी टी। ये कहीं ना कहीं हम लोग ने पढ़ा हुआ है। यस और नो। इंडक्टेंस की कहानी ये, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, याद है, दैट इज E इज इक्वल्स टू माइनस एल डी आई बाई डी टी। अब ये E का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो तो क्या मिलेगा, देयरफॉर इसको E डैश मान लेते हैं, इंड्यूस ईएमएफ को हम लोग ने E डैश लिया है, ये चीज यहाँ पे पुट कर दो, देयरफॉर E इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ माइनस एल डी आई बाई डी टी। तो कहीं ना कहीं माइनस और ये कैंसिल हो जाएगा, तुम्हारा ये इधर आ जाएगा, तो E डी टी इज इक्वल्स टू एल डी आई, है ना। अब E का वैल्यू तुम्हारे पास है दैट इज E नॉट साइन ओमेगा टी। तो अगर यहाँ पे मैं पुट कर दूं, ये L को भी इधर भेज दूं, तो देयरफॉर क्या मिलेगा, डी आई इज इक्वल्स टू E डिवाइड बाय एल
dt, और e की जगह कहीं ना कहीं मैं लिख सकता हूं दैट इज ई नॉट साइन ओमेगा टी इंटू डी टी। अब सिंपली क्या कर दो, इसको इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड। तो इंटीग्रेट अगर हम लोग करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, इंटीग्रेट बोथ द साइड। तो अगर दोनों साइड को हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो जनरली क्या मिलेगा, तो यहां पे तुम्हारा इंटीग्रेशन हो जाएगा आई, ये हो जाएगा तुम्हारा i इज इक्वल्स टू ई नॉट बाहर हो जाएगा, l बाहर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ई नॉट बाय l। और यहां पे अगर हम देखने जाए तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्या होता है, दैट इज माइनस कॉस ओमेगा टी, और जो भी तुम्हारा है ऊपर वो नीचे मल्टीप्लाई होता है, जो भी तुम्हारा फंक्शन के साथ कांस्टेंट अटैच होता है वो कांस्टेंट क्या होता है, नीचे डिवाइड होता है। यस और नो, मल्टीप्लाई नहीं डिवाइड, सॉरी, इसमें क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन में वो मल्टीप्लाई होता है, इंटीग्रेशन में वो चीज डिवाइड होती है। तो अगर यहाँ पे है कॉस फाई एक्स, तो तुम लोग भाई डिवाइड बाय क्या करते हो, फाई करते हो, तो यहाँ पे ओमेगा है तो ओमेगा डिवाइड बाय ओमेगा है ना। अब यहाँ पे थोड़ा सा बेसिक मैथ्स हम लोग इस्तेमाल करेंगे, थोड़ा ध्यान से समझना हो। इस चीज को जरा एक साथ लिख दो, जैसे दैट इज ई नॉट डिवाइड बाय ओमेगा एल, इस चीज को थोड़ा ध्यान से लिख दो। अब बचा क्या, बचा तुम्हारा माइनस कॉस। अब माइनस कॉस को कैसे लिखा जा सकता है, मुझे पता है कि भाई जो तुम्हारा कॉस थीटा होता है उस कॉस थीटा को हम लोग लिख सकते हैं, कॉस थीटा कैन बी रिटन एज, अगर इन टर्म्स ऑफ अगर हम लोग कंपाउंड एंगल देखें या फिर तुम्हारा करस्पॉन्डिंग एंगल देखें तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, साइन ओमेगा पाई बाय साइन 90 माइनस थीटा, याद है, तो दैट इज पाई बाय 2 माइनस ओमेगा टी, ये चीज लिखा जा सकता है। भाई हम लोग कॉस को लिख सकते हैं ना, जैसे अगर यहाँ पे देखने जाए तो साइन पाई बाय 2 माइनस ओमेगा टी दैट इज कॉस ओमेगा टी, ओके, और बाहर एक माइनस है। अब ये माइनस अगर मैं अंदर डाल दूं, ये माइनस अगर मैं अंदर डाल दूं तो ये थोड़ा इंटरचेंज हो जाएंगे, क्योंकि हमको पता है भाई जो माइनस है जब वो अंदर जाता है तो वो माइनस थीटा हो जाता है, तो कहीं ना कहीं ये अंदर जाएगा तो इंटरचेंज हो जाएगा, दैट इज ओमेगा टी साइन, ये चीज थोड़ा इंटरचेंज हो जाएगा, दैट बिकम ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2, और यहाँ पे ई नॉट डिवाइड बाय ओमेगा एल आ रहा है, बराबर। अब ध्यान से देखो, अब मेरे को ये ओमेगा एल को भी थोड़ा सा एडजस्ट करना है, तो हमको याद करना पड़ेगा ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या होता था भाई, ई नॉट बाय आर, वेयर आर इज नथिंग बट अ रेजिस्टेंस। तो अगर कहीं ना मैं कहीं इसको कंपेयर करूं किसके साथ, ओम्स लॉ के साथ, तो ये ओमेगा एल भी एक तरह का रेजिस्टेंस है, यस और नो, बट ये रेजिस्टेंस किसकी वजह से आ रहा है, ये रेजिस्टेंस आ रहा है इंडक्टर की वजह से। तो अगर ये रेजिस्टेंस इंडक्टर की वजह से आ रहा है तो इसको हम लोग इंडक्टर का रेजिस्टेंस बोलेंगे, और उस इंडक्टर के रेजिस्टेंस को एक नाम दिया व्हिच इज कॉल्ड एज इंडक्टिव रिएक्टेंस, ओके। तो यहां पे हम लोग बोल सकते हैं वेयर ओमेगा एल इज इक्वल्स टू एक्सएल, इसको हम लोग ने एक्सएल नाम दिया, वेयर एक्सएल इज इंडक्टिव रिएक्टेंस। ये भी एक तरह का रेजिस्टेंस है, याद रखना, इसका यूनिट अगर तुम देखोगे ना, रिएक्टेंस, ओके। तो तुम्हारा जो एक्सएल है जनरली वो एक्सएल क्या है, एक्सएल तुम्हारा इंडक्टिव रिएक्टेंस है, क्या है एक्सएल, क्या है इंडक्टिव रिएक्टेंस, ओके। सो कहीं ना कहीं मैं इस ओमेगा एल के जगह क्या लिख सकता हूं, ओमेगा एल के जगह एक्सएल लिख सकता हूं। याद रखना ये वैल्यू बहुत काम की चीज है, ये जो फॉर्मूला है बहुत काम का फॉर्मूला है, दैट इज एक्सएल बराबर होता है किसके, एक्सएल बराबर होता है ओमेगा एल के, ओके। तो हम लोग ने यहाँ पे क्या किया, कंपेयर करने के लिए अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, भाई आई इज इक्वल्स टू ई नॉट बाय आर होना चाहिए, बट आर के जगह यहाँ पे ओमेगा एल है तो इसको हम लोग ने एक सिंगल नाम दे दिया, दैट इज एक्सएल। तो अगर यहाँ पे अगर हम लोग देखने जाए तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ देयरफॉर आई इज इक्वल्स टू ई नॉट बाय एक्सएल साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2, और यहां पे ई नॉट बाय एक्सएल की जगह क्या डाल सकते हैं हम लोग, आई नॉट। So therefore I is equals to I naught sin omega t minus pi by 2, ओके। यहां पे हम लोग बोल सकते हैं where I naught बराबर होगा तुम्हारा E naught by XL के, क्लियर, समझा। मतलब यही सेम चीज हम लोग ने इसके पहले किया था ना, अगर हम देखने जाए
तो हम लोग ने वही किया था भाई, ई नॉट बाय आर को क्या पुट किया था, आई नॉट। बट यहाँ पे अपने पास कोई आर नहीं है, यहाँ पे अपने पास कोई आर नहीं है। यहाँ पे जो रेजिस्टेंस हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, वो हो रहा है तुम्हारा इंडक्टर की वजह से। अगर हम ध्यान से सोचने जाए तो इंडक्टर भी एक तरह का रेजिस्टेंस ही है ना भाई। वो क्या कर रहा है, तुम्हारा जो ईएमएफ जो करंट फ्लो हो रहा है उस करंट के कारण की इंड्यूस ईएमएफ आ रहा है, और वो इंड्यूस ईएमएफ क्या कर रहा है भाई, तुम्हारा जो करंट फ्लो हो रहा है उसी को स्लो कर रहा है। तो एक तरह से ये रेजिस्टेंस का ही काम कर रहा है ना, तो ये भी एक रेजिस्टिव प्रॉपर्टी शो करेगा, एंड दैट रेजिस्टिव प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज इंडक्टिव रिएक्टेंस। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस। और जनरली हम लोग उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्सेल से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसका यूनिट क्या होगा, इसका यूनिट सेम होगा एज ओमेगा, मतलब जो यूनिट तुम्हारे पास है वही सेम यूनिट होगा इसका। ओके, मतलब जो तुम्हारा ओमेगा का यूनिट है वही सेम यूनिट इसका होगा, और कोई चेंजेस नहीं होगा इसके अंदर। क्लियर बात में आ गया, मतलब वहां पे हम लोग ओम्स बोलते थे उसको, ये सुनो, ओमेगा मतलब ओम्स। ओके, रेजिस्टेंस का जो तुम्हारा यूनिट है वही सेम यूनिट इसके पास होगा, दैट इज ओम्स। चाहिए तो यहाँ पे नोट डाउन करके लिख भी लो, SI यूनिट इज ओम्स। ओके, करेंगे इस चीज को अलग से करेंगे। ओके, तो यहां पे मैं डिफाइन कर देता हूं लेट्स से, तो इंडक्टिव रिएक्टेंस डिफाइन करते हैं, उसके बाद फेजर डायग्राम बनाएंगे। कि पहले फेजर डायग्राम बना ले, चलो पहले फेजर डायग्राम बना लेते हैं, पहले इसका फेजर डायग्राम और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बना लेते हैं, उसके बाद इंडक्टिव रिएक्टेंस को हम लोग डिफाइन करते हैं। ओके, तो अगर हम लोग इसका फेजर डायग्राम बनाने जाए तो फेजर डायग्राम कैसे बनेगा इसका देखो जरा। पहला ग्राफ बना लेते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, उसके बाद हम फेजर डायग्राम बनाएंगे। ओके, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में सबसे पहले यहाँ पे एक एक्सिस जो कि तुम्हारा ईएमएफ और करंट बताएगा, और ये तुम्हारा एक एक्स एक्सिस। ओके, तो अगर हम देखने जाए तो तुम्हारा जो ईएमएफ है वो क्या है भाई, तुम्हारा यहाँ पे जो ईएमएफ है दैट इज नथिंग बट योर साइन कर्व। ये तो तुम्हारा साइन कर्व है, तो उसके अंदर कोई टेंशन नहीं है, तो ये तो तुम्हारा साइन ही बनेगा, जो तुम्हारा साइन होता है वो साइन ही बनेगा, उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं आएगा। दिस इज योर साइन कर्व, बराबर, दिस इज योर साइन कर्व। ओके, उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं आया। ये वाला थोड़ा सा बड़ा बन गया, 3 लाइन का ही बनाते हैं, बराबर। तो ये तुम्हारा साइन कर्व बन गया, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट यहाँ पे अगर तुम देखने जाओ तो यहाँ पे तुम्हारा जो आई है बेसिकली, वो आई क्या बता रहा है भाई, आई तुम्हारा कहीं ना कहीं माइनस कॉस रिप्रेजेंट कर रहा है, बराबर। वो लैग हो रहा है ना, अगर तुम देखने जाओ तो यहाँ पे तुम्हारा जो करंट है वो π/2 से लैग हो रहा है, किससे, ईएमएफ से। यहाँ पे अगर तुम देखने जाओ ना, तुम्हारा करंट क्या हो रहा है, करंट लैग हो रहा है ईएमएफ से, मतलब π/2 से वो पीछे चल रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे भी अपने को लैग दिखाना है। अब लैग दिखाना है मतलब यहाँ पे क्या बनाना है, माइनस कॉस बनाना है। क्या बनाना है, माइनस कॉस। तो कॉस का डायग्राम बट उल्टा। अब जनरली अगर तुम कॉस का डायग्राम देखो ना, तो कॉस का ग्राफ कैसे होता है, कॉस यहाँ पे 0 होता है, यहाँ पे π/2 होता है, यहाँ पे पाई होता है, यहाँ पे 3π/2 होता है, और यहाँ पे होता है तुम्हारा 2π। तो अगर तुम कॉस का ग्राफ देखने जाओ तो कॉस 0 हमेशा 1 होता है, तो ये यहां से चालू होता है, π/2 पे 90, फिर पाई पे -1, फिर वापस 0, फिर यहाँ पे +1, बराबर। तो ऐसा कहीं ग्राफ है। बट माइनस कॉस बोला तो इसी चीज का उल्टा, तो इसी को उल्टा कर दो। तो जब तुम इसी चीज को उल्टा कर दो तो यहां से कुछ चालू होगा। ओके, उल्टे से। ये तुम्हारा जो वैल्यू है ये E0 है, ये दिस रिप्रेजेंट E0, बराबर। ये तुम्हारा E0 बता रहा है। अब ये तुम्हारा I0 इससे थोड़ा सा छोटा रखना, थोड़ा सा छोटा, तो यहां कहीं से चालू करना, डॉट 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 बनाने की कोशिश करना। ये तुम्हारा हो गया I, मतलब ये जो इक्वेशन है, दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट, दिस इक्वेशन अगर हम देखने जाए तो ये इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज E इज इक्वल्स टू E0 साइन ओमेगा टी, और ये जो इक्वेशन है ये रिप्रेजेंट कर रहा है दैट इज I इज इक्वल्स टू I0 साइन ओमेगा टी माइनस π/2। मतलब ये लैग कर रहा है, लैग कर रहा है मतलब माइनस कॉस थीटा, साइन ओमेगा टी माइनस π/2, मतलब वो 90 से लैग कर रहा है, 90 से लैग कर रहा है मतलब माइनस। यस और नो, क्लियर बात समझ में आ गई एवरीवन, हाँ या ना, कहानी समझ में आ गया। ये इसका ग्राफ हो गया, और ये कहीं ना कहीं उसका पिक वैल्यू है, ये कहीं ना कहीं उसका पिक वैल्यू है यहाँ पे। तो ये हो गया तुम्हारा I0, ये इसका E0 है और ये इसका I0 है, और I0 थोड़ा सा छोटा होगा, इसलिए देखो मैंने इसको E0 को इतना रखा और I0 को थोड़ा सा छोटा रखा है, क्योंकि बट ऑब्वियस है भाई I0 कब मिल रहा है, तुम जब E0 को किसी चीज से डिवाइड कर रहे हो, हाँ या ना। अब इसी चीज को अगर हम लोग फेजर डायग्राम बनाए तो इसका फेजर डायग्राम कैसे बनेगा देखो जरा। ये मेरे ख्याल से तुम ही
मुझे बता सकते हो? तो सबसे पहले भाई दो एक्सिस बना लेते हैं। मान लो ये तुम्हारा एक्स एक्सिस है, मान लो ये तुम्हारा एक्स एक्सिस है, ये तुम्हारा वाई एक्सिस है। ये एक्स हो गया और ये वाई हो गया, बराबर। अब ईएमएफ तो तुम्हारा फिक्स्ड है हर बार भाई, ईएमएफ तो यही ये चीज रिप्रेजेंट करेगा। ईएमएफ तो फिक्स्ड है, ईएमएफ का कोई प्रॉब्लम नहीं है, बराबर। और इसका वैल्यू भी तुमको पता है, ये तुम्हारा ओमेगा टी होगा, ये तुम्हारा ई नॉट होगा, और ये जो कंपोनेंट है ये कहीं ना कहीं, ये जो कंपोनेंट होगा ये कहीं ना कहीं तुम्हारा क्या होगा, दैट इज ई नॉट साइन ओमेगा टी का कंपोनेंट होगा, बराबर। और विच इज इक्वल्स टू किससे इक्वल है, ये ई से इक्वल है, बराबर। ये ई से इक्वल है ना। ये चीज ऑलरेडी हमको पता है भाई, ई इज इक्वल्स टू, इसका ये वाला जो कंपोनेंट होगा वो साइन होगा, ये वाला जो होगा कॉस होगा। तो ये जो पार्ट रिप्रेजेंट कर रहा है वो कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज ई इज इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी रिप्रेजेंट कर रहा है। अब अगर यहाँ पे हम लोग किसकी बात करें, यहाँ पे अगर हम लोग बात करें करंट की, तो करंट लैग कर रहा है, मतलब पीछे चल रहा है पाई बाय 2 से। तो करंट कहीं ना कहीं पीछे बनेगा, कहां बनेगा, पीछे बनेगा। तो पाई बाय 2 इससे पीछे और इससे छोटा रहेगा, एम्पलीट्यूड तो छोटा है भाई, ई नॉट का एम्पलीट्यूड और आई नॉट के एम्पलीट्यूड में फर्क है। तो आई नॉट का जो एम्पलीट्यूड रहेगा वो छोटा रहेगा, तो थोड़ा सा छोटा। और ये अगर हम देखने जाए तो ये दोनों परपेंडिकुलर रहेंगे, क्या रहेंगे, दोनों परपेंडिकुलर। तो अगर ये एंगल में मेजर करूं तो ये एंगल क्या होगा, दैट इज पाई बाय 2 माइनस ओमेगा टी, बराबर। ये पूरा 90 है, उसमें से ये ओमेगा टी है, तो ये कितना होगा, पाई बाय 2 माइनस ओमेगा टी। और ये क्या वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है आई नॉट। तो इसका ये वाला जो कंपोनेंट होगा, इस तरफ वाला जो कंपोनेंट होगा वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, दैट विल रिप्रेजेंट, अगर हम ध्यान से देखने जाए तो दैट विल रिप्रेजेंट आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2, बिकॉज एंगल इज पाई बाय 2 माइनस ओमेगा टी, और ये आई नॉट है। तो इसका ये कंपोनेंट क्या रिप्रेजेंट करेगा, दैट इज आई नॉट, दैट इज आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2 विच इज इक्वल्स टू आई, विच इज इक्वल्स टू आई। इसको मैंने सीधा लिख दिया, ओके। और इसको भी चाहिए तो सीधा ही लिख देता हूँ, इतना मगजमारी कौन करेगा, चलो सीधा ही लिख देते हैं इसको भी भाई। ये जो तुम्हारा है वो ई इज इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी रिप्रेजेंट कर रहा है, बराबर। मतलब ये जो एंड है वो ई इज इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो एंड है वो आई इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। मतलब यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि भाई जो तुम्हारा करंट है वो लैग कर रहा है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट तुम लिख सकते हो, हियर current lag the EMF by pi by 2। यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं द करंट लैग द ईएमएफ बाय पाई बाय 2, या फिर तुम बोल सकते हो ईएमएफ लीड द करंट। ईएमएफ देखो आगे है ना, तो या फिर तुम ऐसा भी बोल सकते हो कि भाई ईएमएफ लीड द करंट बाय पाई बाय 2। तो या फिर करंट को पीछे बता दो या फिर करंट को आगे बता दो, ईएमएफ को आगे बता दो। क्लियर, बात समझ में आ गई एवरीवन, हाँ या ना, ओके। चलो, सो नेक्स्ट वी विल ट्राई टू डिफाइन द इंडक्टिव रिएक्टेंस। ओके, इंडक्टिव रिएक्टेंस को हम लोग डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस कैसा होगा, इंडक्टिव रिएक्टेंस स्पेलिंग देख लेना एक बार, ओके। अगर स्पेलिंग गलत है तो करेक्ट कर लेना। तो व्हाट इज इंडक्टिव रिएक्टेंस, तो इंडक्टिव रिएक्टेंस इज नथिंग बट योर एक तरह का करंट अपोज कर रहा है। वो क्या अपोज कर रहा है भाई, एक तरह से वो करंट को ही अपोज कर रहा है। मतलब एक तरह से वो रेजिस्टेंस है, किसके लिए रेजिस्टेंस है, वो रेजिस्टेंस है किसके लिए, वो रेजिस्टेंस है इंडक्टर का, वो इंडक्टर का रेजिस्टेंस है। और वो किसको अपोज कर रहा है, वो जो तुम्हारा ईएमएफ फ्लो क्या आ रहा है ना उसको ये कर रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी तो अल्टरनेटिंग करंट है, और अल्टरनेटिंग करंट है मतलब चेंज इन करंट हुआ, और चेंज इन करंट क्या बनाएगा, मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। और वो मैग्नेटिक फील्ड जो बन रहा है वो एक ईएमएफ इंड्यूस करेगा, और वो ईएमएफ क्या करेगा, तुम्हारे पहले वाले ईएमएफ को जिसकी वजह से वो ईएमएफ बन रहा है उस ईएमएफ को क्या करेगा, अपोज करेगा। ये चीज ऑलरेडी हम लोग ने ईएमआई में देख ली है। तो कहीं ना कहीं वो क्या कर रहा है, वो एक तरह से रेजिस्टेंस है। किसका रेजिस्टेंस है, वो रेजिस्टेंस है तुम्हारा इंडक्टर का। तो हम लोग बोल सकते हैं व्हाट इज इंडक्टिव रिएक्टेंस, तो इट इज द टोटल रेजिस्टेंस, इट इज द नेट या फिर इफेक्टिव, इट इज द इफेक्टिव, it is the effective resistance, it is the effective resistance
ऑफर बाय एन इंडक्टर, it is a effective resistance offered by an inductor to oppose the current, है ना। तो it is the effective resistance offered by inductor to oppose the current or to oppose the alternating current, to oppose the alternating current। ओके इसका अगर हम लोग फॉर्मूला देखने जाए तो फॉर्मूला क्या है, हम लोग ने देख लिया भाई एक्सेल का जो फॉर्मूला होता है वो बराबर होता है ओमेगा एल के। एक्सेल उसका एक तरह से नोटेशन है, ओके, वेयर ओमेगा इज ओमेगा को हम लोग लिख सकते हैं 2 पाई एफ। ओके हमको पता है भाई ओमेगा का एक और फॉर्मूला होता है दैट इज 2 पाई एफ, तो हम लोग एक्सेल का एक और फॉर्मूला यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हैं दैट इज 2 पाई एफ एल। तो यहाँ पे एक और फॉर्मूला है तुम्हारा एक्सेल का दैट इज 2 पाई एफ एल। यस और नो, तो एक्सेल इज इक्वल्स टू ओमेगा एल और ओमेगा के जगह क्या लिख सकते हैं 2 पाई एफ एल। क्लियर, बात में आ गया एवरीवन, हाँ या ना? ओके समझा। और इसका जो यूनिट है वो यूनिट लगभग क्या एग्जैक्टली बराबर रहता है तुम्हारे रेजिस्टेंस का। तो इसका जो एसआई यूनिट है वो क्या है, वो ओहम है। तो इसको तुम लोग ओहम लिख दो या फिर उसके सिंबल से जो डिनोट करते हो वो सिंबल से डिनोट कर दो। क्लियर, बात समझ में आया यहाँ पे एवरीवन? समझ में आया तुमको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, समझ में आया तुमको फेजर डायग्राम? ओके कभी कभी सिर्फ फेजर डायग्राम बनाने बोल देते हैं 1 मार्क के लिए, तो तुमको बनाने आना चाहिए कि भाई फेजर डायग्राम क्या है, कैसे बनता है, वो चीज तुमको आना चाहिए। क्लियर, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट इज योर कैपेसिटर सर्किट, ओके, या फिर कैपेसिटिव सर्किट। ओके तो हम क्या करेंगे, सेम एक एसी के साथ क्या लगा देंगे, एसी के साथ एक कैपेसिटर लगा देंगे। तो अगर एसी के साथ हम कैपेसिटर लगा देंगे तो क्या मिलेगा अपने को, देखो जरा। तो मान लो कि अपने पास एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस सी है, हम लोग ने यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा दिया और कैपेसिटर की सारी कहानी हम लोग ने इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ ली है। तो हम लोग ने यहाँ पे लगा दिया एसी सप्लाई, ओके एसी सप्लाई। ये तुम्हारा कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस क्या है, जिसका कैपेसिटेंस सी है। तो यहाँ पे सेम कंसीडर, सारी कहानी सेम ही रहेगी, याद रखना। बस यहाँ पे हम देखेंगे भाई जो करंट है वो लीड कर रहा है या लैग कर रहा है या सेम फ्लो हो रहा है। तो कंसीडर अ कैपेसिटर, कंसीडर कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस कंसीडर अ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C, जिसका कैपेसिटेंस C है, इज कनेक्टेड विथ, किसके साथ कनेक्टेड है, विथ AC सप्लाई, है ना। ओके जिसके साथ कनेक्टेड है विथ AC सप्लाई। मान लो कि EMF जो है, EMF इज गिवन बाय EMF का वैल्यू तुमको पता है, इज गिवन बाय दैट इज E इज इक्वल्स टू E नॉट साइन ओमेगा टी, बराबर। EMF इज गिवन बाय E इज इक्वल्स टू साइन E नॉट साइन ओमेगा टी। ये यहां तक तो कहानी ऑलरेडी अपने को पता है। अब इसके अंदर जो करंट होता है वो किसके बराबर होता है वो चीज यहाँ पे देखेंगे। मतलब यहाँ हम लोग करंट का वैल्यू कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं कि भाई यहाँ पे जो करंट है उसका बिहेवियर कैसा है। तो क्या तुमको याद है EMF का डेफिनेशन याद है, व्हाट इज EMF? ओके कैपेसिटेंस के टर्म पे याद है, या फिर V का डेफिनेशन, पोटेंशियल का डेफिनेशन इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटेंस याद है? तो हम लोग बोल सकते हैं कि वी नो दैट the definition of capacitance, okay, we know that the capacitance is given by हमारे पास फॉर्मूला था याद है, दैट इज C इज इक्वल्स टू V बाय Q, याद है? यस और नो, सॉरी V बाय Q उल्टा हो गया, C इज इक्वल्स टू Q बाय V, इज इक्वल्स टू चार्ज के साथ वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था और मेरे ख्याल से इसके साथ पोटेंशियल के साथ वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल था। ये कैपेसिटेंस ऑलरेडी हम लोग ने डिफाइन कर दिया है इलेक्ट्रोस्टैटिक वाले चैप्टर में, तो हम लोग बोल सकते हैं। अब देखो यहाँ पे हम लोग पोटेंशियल किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, भाई हम लोग पोटेंशियल रिप्रेजेंट कर रहे हैं E से। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग V हम क्या राइट करेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पे तुम्हारा E। तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूं कि भाई तुम्हारा जो, और Q को लिख देते हैं फिलहाल के लिए स्मॉल q,
तो यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा Q C इज इक्वल टू Q बाई ई। तो यहाँ से अगर हम लोग देखने जाए तो Q क्या मिलेगा, Q विल बी E टाइम्स C, हाँ है ना, Q विल बी E टाइम्स C, यस और नो। मतलब हमारा जो चार्ज का वैल्यू है वो चार्ज का वैल्यू क्या होगा, दैट इज E टाइम्स C। ओके, अब यूज करो करंट का डेफिनेशन। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ करंट? तो करंट इज डिफाइंड एज, द करंट इज डिफाइंड एज तुम्हारा रेट ऑफ चेंज ऑफ, ये बोलते हो तुम लोग चार्ज, तो आई जो है वो बराबर होगा डी क्यू बाई डी टी, है ना। तुम्हारा आई किससे बराबर होगा, आई बराबर होगा डी क्यू बाई डी टी से। व्हाट इज क्यू? क्यू का वैल्यू तुमको पता है, दैट इज ई इंटू सी। तो यहाँ पे तुम लोग पुट कर दो, दैट इज डी बाई डी टी। क्यू की जगह हम लोग लिख सकते हैं ई सी। अब मुझे पता है भाई ई का वैल्यू तो ऑलरेडी मुझे पता है, ई का वैल्यू इज नथिंग बट ई नॉट साइन ओमेगा टी। पुट कर दो, तो डी बाई डी टी ई नॉट साइन ओमेगा टी इंटू सी, और ये सी और ई बाहर आ जाएगा, तो सी और ई बाहर आ गया तो क्या मिलेगा, देयरफॉर आई इज इक्वल्स टू ई, और ई नॉट और सी बाहर आ गया तो अंदर क्या बचेगा, डी बाई डी टी ऑफ साइन ओमेगा टी, हाँ है ना, यही बचेगा बराबर। मतलब कहीं ना कहीं मेरे को डिफरेंशिएट करना है किसको, साइन ओमेगा टी को। डिफरेंशिएट कर दो, साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन क्या आता है मेरे ख्याल से, कॉस ओमेगा टी, और साथ में ओमेगा एक मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहां से मेरे को क्या मिलेगा, देयरफॉर क्या हो जाएगा, देखो जरा, दैट इज आई इज इक्वल्स टू ई नॉट सी, बाहर आ गया, ई नॉट और सी बाहर आ गए, साथ में क्या बच रहा है, साइन ओमेगा टी। साइन ओमेगा टी कैन बी रिटन एज कॉस ओमेगा टी इंटू ओमेगा, बराबर। तो इसको अगर मैं थोड़ा रीअरेंज करूं तो मैं लिख सकता हूं आई इज इक्वल्स टू ई नॉट ओमेगा सी कॉस ओमेगा टी, और कॉस ओमेगा टी कैन बी रिटन एज दैट इज साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। मतलब यहां पे क्या होता है, यहां पे बेसिकली तुम्हारा जो करंट है वो क्या करता है, वो लीड करता है ईएमएफ को। मतलब यहां पे तुम्हारा जो करंट है वो पाई बाय 2 से आगे चलता है। ओके, अब अगेन मेरे को इसको कंपेयर करना है भाई, ई नॉट बाय आर, बट यहां पे डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, बराबर। तो अपने को कहीं ना कहीं डिनोमिनेटर में कुछ तो लाना पड़ेगा। तो हम लोग ये ओमेगा सी को ही डिनोमिनेटर में लेके आते हैं, कैसे, विदाउट चेंजिंग इट्स मीनिंग। देखो जरा, ई नॉट, अब ये ओमेगा सी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, 1 बाय ओमेगा सी। भाई हमको पता है कि जो भी चीज तुम्हारा 1 बाय ए है, तो ये 1 बाय ए कहां चला जाता है, 1 बाय ए ऊपर चला जाता है ना, तो दिस कैन बी रिटन एज बी इंटू ए। तो ये जो ए है इसको नीचे भी तो ला सकते हैं 1 बाय ए करके, बराबर, बेसिक मैथ्स का रूल है, हाँ या ना। तो अब यहां पे अगर हम देखने जाएं तो यहां पे देखो ई नॉट बाय आर आ गया कि नहीं, और वेयर आर इज इक्वल टू 1 बाय ओमेगा सी। मतलब यहां पे जो रेजिस्टेंस आता है वो 1 बाय ओमेगा सी के बराबर होता है। तो अगर हम लोग यहां पे देखने जाएं तो क्या हो जाएगा, तो यहां पे हम लोग इसको लिखते हैं एक्स सी, वेयर 1 बाय ओमेगा सी इज कॉल्ड एज एक्सी। एक्सी मतलब, एक्सी को हम लोग बोलते हैं तुम्हारा कैपेसिटिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, क्लियर। तो तुम्हारा जो एक्सी है दैट कैन बी रिटन एज कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ओके, तो यहां पे अगर मैं एक्सी लिख दूं तो क्या मिलेगा, देयरफॉर दैट इज आई इज इक्वल्स टू ई नॉट बाय एक्सी साइन ओमेगा टी, और ई नॉट बाय एक्सी को हम लोग आई नॉट लिख सकते हैं, तो देयरफॉर आई इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, क्योंकि पाई बाय 2 से ये लीड कर रहा है ना, तो प्लस पाई बाय 2। ओके, तो ई नॉट बाय एक्सी आई नॉट इज इक्वल्स टू साइन ओमेगा टी पाई बाय 2, वेयर मैं बोल सकता हूं कि भाई आई नॉट जो है वो बराबर रहेगा ई नॉट डिवाइड बाय एक्सी, क्लियर, है ना, बराबर। ओके, सो ये तुम्हारा करंट का डेफिनेशन हो गया, किसके लिए, कैपेसिटर में। मतलब अगर एक कैपेसिटर को मैं एसी सर्किट के साथ लगाऊंगा तो वो कैपेसिटर में जो भी करंट फ्लो होगा ना, वो करंट क्या करेगा, वो करंट बेसिकली तुम्हारा लीड करेगा, किससे लीड करेगा, तुम्हारे पाई बाय 2 से। मतलब ईएमएफ से वो आगे चलेगा पाई बाय 2। ओके, उसके अंदर जो फेज डिफरेंस है वो प्लस पाई बाय 2 करेगा। क्लियर, बस में आ गया एवरीवन, हाँ या ना। ओके, अब सेम यहां पे भी सेम चीज करेंगे भाई, फेजर डायग्राम बनाएंगे और साथ में तुम्हारा जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है वो कैपेसिटिव रिएक्टेंस को भी हम लोग क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। ओके, अब दोनों में फॉर्मूले में देखो क्या डिफरेंस है भाई। यहां पे अगर हम लोग देखने जाए
तो XC बराबर होता है ओमेगा एल के। ओके, मतलब यहां पे वो फ्रीक्वेंसी के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बट यहां पे अगर हम लोग देखने जाए ना तो XC बराबर होता है 1/ओमेगा c, मतलब कहीं ना कहीं वो ओमेगा के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, कहीं ना कहीं वो ओमेगा के साथ क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ओके चलो, सो फेजर डायग्राम बनाते हैं इसका। तो पहले ग्राफिकल बना लेते हैं, उसके बाद फेजर बनाते हैं। तो सबसे पहले ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो सबसे पहले ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो ग्राफ के लिए सेम बेसिक फंडा भाई, दो एक्सिस कंसिडर कर लेते हैं, ये एक एक्सिस कंसिडर कर लेते हैं और ये एक एक्सिस कंसिडर कर लेते हैं। ओके, तो मेरे ख्याल से ई का ग्राफ तो फटाक से बन जाएगा, हमको पता है भाई ई का ग्राफ क्या ही होता है, दैट इज वो साइन ग्राफ होता है हमेशा। तो ये तुम्हारा साइन ग्राफ हो गया हमेशा। तो ई का ग्राफ तो फिक्स है, इसको तुम लोग क्या बोलोगे, इसको तुम लोग बोलोगे ई नॉट। इसका जो पिक वैल्यू रहेगा दैट विल बी कॉल्ड एज ई नॉट। ये कहीं ना कहीं तुम्हारा ई नॉट हो गया, हाँ या ना, ये तुम्हारा ई नॉट हो गया, ये तो फिक्स है। ओके, अब बनाना है तुमको आई। अब आई यहां पे क्या कर रहा है, आई तुम्हारा लीड कर रहा है, मतलब बेसिकली आई अगर तुम देखो तो आई क्या कर रहा है, आई तुम्हारा कॉस ओमेगा टी है। कॉस ओमेगा टी मतलब भाई वो क्या करेगा, तो जहां पे तुम ये जीरो है, मतलब जहां पे तुम्हारा वैल्यू जीरो है वहां पे तुम्हारा कॉस का वैल्यू क्या रहेगा, कॉस का वैल्यू 1 रहेगा। मतलब कहीं ना कहीं यहां कहीं से चालू होगा तुम्हारा आई नॉट, है ना। तो आई नॉट अगर हम लोग देखने जाए तो कितना हो जाएगा, देखो जरा, तो ऐसे ये तुम्हारा आई नॉट का इक्वेशन है, क्या तुम्हारा आई नॉट का इक्वेशन, क्लियर। तो ये जो ग्राफ है, दिस ग्राफ रिप्रेजेंट एज दैट इज आई इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। तो साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 मतलब कॉस ओमेगा टी। ओके, और साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2 माइनस कॉस ओमेगा टी, मतलब वही ग्राफ उल्टा हो जा रहा था। अगर हम लोग देखने जाए तो यहाँ पे वही ग्राफ उल्टा था, बराबर, क्योंकि ये माइनस होता है, माइनस कॉस होता है, और वो क्या होता है, वो प्लस कॉस होता है। तो यहाँ पे हम लोग, ये हमारा आई का ग्राफ है। ओके, और ये तुम्हारा, ये तो तुम्हारा फिक्स है, दैट इज ई इज इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, और ये तुम्हारा ओमेगा टी का। ओके, और यहाँ पे ईएमएफ होंगे, यहाँ पे तुम्हारे ईएमएफ और आई दोनों होंगे। क्लियर, बात में आ गया। यही चीज हम फेजर के साथ देखेंगे। तो फेजर डायग्राम, फेजर डायग्राम में भी अपने को क्या चाहिए, दो एक्सिस चाहिए, बराबर। तो एक एक्सिस ले लेते हैं एक्स और एक एक्सिस ले लेते हैं वाई। ये बन गया तुम्हारा वाई एक्सिस और ये बन गया तुम्हारा एक्स एक्सिस, बराबर। अब यहां पे अगर हम देखने जाए तो ईएमएफ तो फिक्स है तुम्हारा भाई, ईएमएफ तो हमको पता है, इस तरफ बनेगा तुम्हारा ईएमएफ, है ना। और मुझे पता है भाई ईएमएफ का जो एंगल होता है वो क्या होता है, दैट इज ओमेगा टी। ये ओमेगा टी हो गया, बराबर। और ये तुम्हारा ई नॉट होता है, तो ये जो कंपोनेंट है दैट बिकम ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो ये हो जाएगा तुम्हारा ई नॉट साइन ओमेगा टी, बराबर। मतलब ये, और विच इज इक्वल्स टू ई, विच इज इक्वल्स टू टी, मतलब ये जो वैल्यू है वो तुम्हारा ई नॉट, ये जो वैल्यू है वो तुम्हारा ई नॉट साइन ओमेगा टी हो जाएगा, बराबर, हाँ या ना, बराबर। अब बट जो तुम्हारा करंट है वो लीड कर रहा है, लीड कर रहा है मतलब कहीं ना कहीं वो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। तो इसको थोड़ा सा रीअरेंज करना पड़ेगा तुमको, ये चीज तुमको यहां पे लिखना पड़ेगा सामने। वो यही वैल्यू बता रहा है, वो वैल्यू यही बता रहा है, बट तुमको यहां पे लिखना यहां पे पड़ेगा उसको, क्लियर। और इस चीज को चाहिए तो हम हटा देते हैं, क्लियर। अब तुम्हारा जो करंट है वो क्या कर रहा है, करंट तुम्हारा लीड कर रहा है। तो लीड कर रहा है तो क्या बनेगा, देखो जरा, इससे आगे मतलब पाई बाय 2 सेकंड क्वाड्रेंट में, और इससे थोड़ा सा छोटा रहेगा। ओके, तो थोड़ा सा छोटा बना दो, दैट इज आई नॉट
समझा। अब इसका एंगल क्या हो जाएगा, देखो ये एंगल क्या है, ये परपेंडिकुलर है दोनों, तो ये जो पूरा एंगल है वो पूरा एंगल क्या हो जाएगा, ओमेगा टी प्लस पाई बाय 90। ये सुनो, तो पूरा एंगल क्या हो जाएगा, दैट इज यहां से अगर पूरा एंगल हम लोग देखने जाए यहां तक, तो ये क्या होगा, ये होगा तुम्हारा ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। समझा, पूरा एंगल यहां से यहां तक पूरा एंगल। तो उसका ये वाला जो कंपोनेंट है वो, ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ये वाला जो कंपोनेंट है वो तुम्हारा हो जाएगा दैट इज आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, क्लियर, विच इज इक्वल्स टू आई, और वो किसके बराबर है, वो आई के बराबर है। तो दिस इज योर फेजर डायग्राम, दिस इज योर फेजर डायग्राम किसके लिए, ये फेजर डायग्राम है तुम्हारा कैपेसिटिव सर्किट के लिए। मतलब जब कभी भी तुम कैपेसिटर लगाते हो तो तुम्हारा जो करंट क्या होता है, वो करंट लीड करता है किसको, ईएमएफ को। तो ये स्टेटमेंट भी तुम यहां पे बता सकते हो कि भाई हियर हियर जो करंट है वो करंट क्या कर रहा है, हियर द करंट लीड द ईएमएफ, ओके, बाय पाई बाय 2, बाय पाई बाय 2। तो यहां पे जनरली तुम्हारा जो करंट है वो लीड कर रहा है ईएमएफ को बाय पाई बाय 2, या फिर तुम ऐसा बोल सकते हो ईएमएफ लैग बाय करंट पाई बाय 2, वो पाई बाय 2 से लैग कर रहा है। दोनों में से जो स्टेटमेंट तुमको बोलना है तुम लोग बोल सकते हो, क्लियर, समझा। चलो अब डिफाइन करेंगे सेम हम लोग कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस, तो व्हाट इज कैपेसिटिव रिएक्टेंस, तो इट इज सेम एज योर इंडक्टिव रिएक्टेंस। ओके भाई, जो तुम्हारा इंडक्टिव रिएक्टेंस है वो क्या है, वो एक तरह से तुम्हारा अपोजिंग है, यस और एक तरह से रेजिस्टेंस है, किसके लिए, इंडक्टर के लिए। तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस भी एक तरह से क्या होगा भाई, इंडक्टर के लिए अपोजिंग होगा, यस और नो। अब एक कहानी है, बहुत बेहतरीन कहानी, अगर हम देखने जाएं तो एक्सएल एक्सी बराबर होता है 1 बाय ओमेगा सी से। ओके मतलब अगर मान लो किसी के पास जीरो फ्रीक्वेंसी है, मान लो अगर किसी के पास जीरो फ्रीक्वेंसी है तो उसके लिए एक्सी क्या हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। मतलब उसके लिए कैपेसिटिव रिएक्टेंस बहुत बड़ा हो जाएगा, मतलब रेजिस्टेंस बहुत बड़ा हो जाएगा, इन्फिनाइट रेजिस्टेंस हो जाएगा। 1/0 इज इन्फिनाइट, और इन्फिनाइट रेजिस्टेंस हो गया मतलब उसके अंदर से वो करंट पास ही नहीं हो सकता, और यही चीज होता है डीसी के साथ। ओके, इसलिए तुम कभी देखो अगर डायरेक्ट करंट है ना, तो डायरेक्ट करंट के साथ जनरली हम लोग कैपेसिटर इस्तेमाल नहीं करते, पहले हम उसको कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद हम कैपेसिटर इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि डायरेक्ट करंट को अगर हम देखने जाएं तो एक्सी इतना ज्यादा अपोज करेगा, इतना ज्यादा अपोज करेगा, कैपेसिटर इतना ज्यादा अपोज करेगा कि पूछो मत, क्योंकि उसके पास फ्रीक्वेंसी ना के बराबर होती है। क्लियर बात समझ में आया। तो ऐसा कोई भी करंट जिसके पास फ्रीक्वेंसी जीरो है, अगर कोई भी करंट जिसके पास फ्रीक्वेंसी जीरो है, उसके लिए एक्सी क्या हो जाएगा, एक्सी उसके लिए हो जाएगा इनफिनाइट, और उस इनफिनाइट वैल्यू को अगर हम देखने जाए तो करंट उसके अंदर से थोड़ा भी फ्लो नहीं होगा। क्लियर बात समझ में आ रही। तो अगर हम लोग को डिफाइन करना है एक्सी, तो क्या होगा, डेफिनेशन देखो जरा, तो कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं इट इज द इफेक्टिव resistance, it is the effective resistance offer, it is the effective resistance offered by capacitor, it is the effective resistance offered by capacitor, it is the effective resistance offered by capacitor to the AC current, to the AC current, है ना। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा एक्सी इज इक्वल्स टू ओमेगा सी। अब ओमेगा को हम लोग एक और तरीके से लिख सकते हैं, तो देयरफॉर एक्सी कैन बी रिटन एज तुम्हारा 1/2 पाई एफ सी। हमारे पास ये फॉर्मूला, ये एक फॉर्मूला है और ये एक फॉर्मूला है। ओके, वेयर सी इज नथिंग बट अ कैपेसिटेंस, वेयर सी इज नथिंग बट अ कैपेसिटेंस, हाँ या ना। ओके मतलब यहां पे अगर हम देखने जाएं तो भाई जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी, ओके जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी उतना कम तुम्हारा क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा, उतना ही कम तुम्हारा कैपेसिटिव रिएक्टेंस होगा। बट अगर मान लो तुम्हारे पास फ्रीक्वेंसी है ही नहीं, लिख देता हूं ये चीज, ओके, इफ ओमेगा इज जीरो या फिर एफ इज जीरो, जनरली किसके साथ होता है, ये डीसी करंट के साथ होता है। तो उसके लिए जो तुम्हारा एक्सी का वैल्यू होता है ना, वो एक्सी का वैल्यू होता है इंफिनिटी।
क्या होता है उस एक्सी का वैल्यू इन्फिनिटी, मतलब वो बहुत हाई रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है डायरेक्ट करंट को। मतलब भाई डायरेक्ट करंट तुम बोलोगे तो कैपेसिटर से पास नहीं हो सकता, कैपेसिटर से जो भी करंट पास होगा वो अल्टरनेटिंग करंट होगा या फिर उसके पास फ्रीक्वेंसी होनी बहुत जरूरी है। क्लियर, बात समझ में आ गया एवरीवन, कहानी समझ में आ गई, समझ में आ गया व्हाट इज भाई कैपेसिटर को कैसे लगाएंगे तो वो कैसा बिहेव करेगा। तो अगर हम देखने जाए तो एक छोटा सा रिकॉल कर लेते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है, तीनों में से कोई भी एक आ जाता है। तो अगर रेजिस्टेंस को हम लोग एसी के साथ लगाएंगे तो भाई करंट और ईएमएफ सेम बिहेव करेगा, रेजिस्टेंस सेम बिहेव करता है जैसा एसी में है जैसा डीसी में है, और वहां पे जो करंट और ये है ईएमएफ है वो फेज में रहते हैं। बट इन केस ऑफ इंडक्टर भाई करंट क्या करता है, हमेशा लैग होता है। ओके, यहाँ पे करंट क्या होगा, हमेशा लैग होगा, तो -π/2 मतलब ईएमएफ तुम्हारा ई नॉट साइन ओमेगा टी है तो करंट क्या होगा आई नॉट साइन ओमेगा टी, और वो लैग करेगा बराबर। और इसमें क्या होता है, इसमें लीड होता है, कैपेसिटर में क्या होता है, लीड होता है, मतलब जो भी तुम्हारा ईएमएफ है वो लीड होगा। क्लियर, बात समझ में आ रही है एवरीवन, हाँ या ना, कहानी समझ में आ रहा है पक्का, बेहतरीन तरीके से। चलो बहुत बढ़िया, एक और टॉपिक बताया दैट इज योर एलसीआर सर्किट, बट वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तो इसलिए हम लोग फिलहाल के लिए एलसीआर को नेक्स्ट लेक्चर के लिए रखते हैं, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में वो चीज कवर करेंगे। क्लियर एवरीवन, पक्का, चलो बहुत बढ़िया। सो भाई यहां तक अगर वीडियो देख लिया है तो क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन जरूर दबा देना। और अगर कुछ भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लो या फिर मुझको इंस्टाग्राम में मैसेज कर दो, डीएम कर सकते हो, वहां पे हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ओके क्लियर, सो नोट्स तुम लोग बना सकते हो, मैंने सारा चीज प्रोवाइड किया हुआ है तो तुम लोग खुद का नोट्स बना सकते हो। दिस ईयर वी आर नॉट प्रोवाइडिंग द नोट्स, तो उसके लिए सॉरी है, तुम लोग बहुत नोट्स मांग रहे हो, बट हाँ तुम लोग अपना नोट्स बना सकते हो। और अपना नोट्स बनाने का फायदा यह है कि तुमको खुद को चीजें अच्छे से क्लियर रहती है। जब तुम खुद अपना एक नोट्स बनाते हो तो भाई तुम्हारा रिवीजन भी हो जाता है, तो वो एक फायदा है। ओके क्लियर, चलो सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो। सो आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं, आज के लिए बस इतना ही, दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच एवरीवन।